ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं परचेज डिस्काउंट के हवाले से। सबसे पहले हम समझेंगे कि परचेज डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है भाई, लेट्स सपोज मेरे पास, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि दो लोग हैं, एक का नाम है भाई कामरान और दूसरे हैं हमारे शकील साहब। अच्छा भाई, हुआ कुछ ऐसे कि भाई कामरान ने माल बेचा, किसको? शकील को। कितने का माल बेचा? 20,000 रुपए का माल बेचा। अब देखें, बेचने वाला कौन है? कामरान, यानी कामरान कौन हो गया? इसको मैं बोलूंगा सेलर। और खरीदने वाला कौन है भाई? शकील। और ये कौन हो गया भाई? आपका परचेजर, यानी ये खरीदार है और ये बेचने वाला। ट्रांजैक्शन कितने से हो रही है? 20,000 रुपए से हो रही है। अब कामरान ने अगर माल बेचा है शकील को, और दूसरी बात बता दूं कि ये माल बेच रहा है कामरान उधार पर, तो इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट एग्जाम्पल में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कामरान का रिसीवेबल इंक्रीज होगा और इसी तरीके से शकील का पेएबल इंक्रीज होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? आप कामरान की अकाउंटिंग कर रहे हैं या आप शकील की अकाउंटिंग कर रहे हैं? ठीक है भाई, तो आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, इस वक्त हम मान लेते हैं कि हम शकील की अकाउंटिंग कर रहे हैं। अगर आप शकील की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि शकील ने अगर ये 20,000 का माल खरीदा है उधार पर, तो शकील की लायबिलिटी बढ़ेगी कितने से? 20,000 रुपए से। तो आप शकील के लिए अगर सोचें तो शकील क्या एंट्री पास करेगा? यहां पर परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। किस अमाउंट से? यकीनन इस 20,000 से। तो अगर आप देखें कि भाई 20,000 रुपए से अल्टीमेट शकील की लायबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है भाई, अब अगर मैं आपसे कहूं कि कामरान ने शकील को ये ऑफर किया कि भाई वैसे तो आमतौर पे हम 30 डेज का, 30 दिन का क्रेडिट अलाउ करते हैं, यानी 30 दिन का क्रेडिट अलाउ करने का मतलब यह है कि आपके पास इस 20,000 रुपए को अदा करने का जो मैक्सिमम टाइम है वो कितने दिन का है? वो है 30 दिन का। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इस 20,000 रुपए की पेमेंट को विद इन 10 डेज, अगर 10 दिन के अंदर अंदर आप ये पेमेंट कर देंगे तो हम इस 20,000 रुपए में से 5% आपको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। 5% छोड़ देंगे मतलब क्या कि हम आपको 5 रुपए का 5% क्या दे देंगे? डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है भाई, तो ऐसे डिस्काउंट को हम कहते हैं कैश डिस्काउंट, जो क्या होता है एक कंडीशन के तहत दिया जाता है। और वो कंडीशन किस पर अप्लाई होती है? पेमेंट पर अप्लाई होती है कि भाई अगर आप इतने टाइम के अंदर पेमेंट कर देंगे, जैसे यहां पर कंडीशन क्या है कि अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर देंगे विद इन 10 डेज, चाहे तो 2 दिन बाद कर दें, 4 दिन बाद कर दें, 6 दिन बाद कर दें, 8 दिन बाद, यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर 10वें दिन भी पेमेंट करेंगे तो भी आपको क्या होगा? 5% क्या मिलेगा? इसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। राइट, तो इसको कुछ लिखा इस तरह से जाता है और उसको हम कहते हैं क्रेडिट टर्म। क्या कहते हैं भाई इसको? हम इसको कहते हैं क्रेडिट टर्म। और लिखने का तरीका कुछ यूं होता है 5/10 N/30। ये क्या है? ये भाई बताई गई है आपको एक क्रेडिट टर्म, और जिसका मतलब क्या है कि अगर आप 30 दिन में पेमेंट करेंगे, यानी 30 डेज में पेमेंट करेंगे, ये मैक्सिमम लिमिट है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास 30 दिन का टाइम तो है। 30 दिन में कामरान साहब शकील साहब को तंग नहीं करेंगे। अल्टीमेट क्या होगा कि भाई वो 30 दिन तक पेमेंट कर सकता है। लेकिन कामरान ने शकील को ये ऑफर किया कि भाई अगर आप जो वो 10 दिन में पेमेंट कर देते हो, अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर देते हो तो हम आपको क्या करेंगे? 5% क्या करेंगे? छोड़ देंगे इस पैसे का। ठीक है भाई, तो यहां जो ये ऊपर लिखा हुआ है 5, इसका मतलब क्या है? 5% जो ओरिजिनल इनवॉइस होगी, राइट, उसका क्या होगा? 5% क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा शकील साहब को, अगर वो 10 दिन में पेमेंट करते हैं, और कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा अगर वो 30 डेज में पेमेंट करेंगे तो। ठीक है भाई, समझ आती है यहां पर बात? हम ये मानकर चलेंगे इस एग्जाम्पल के अंदर कि शकील साहब डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं और उन्होंने विद इन 10 डेज क्या कर दी? पेमेंट कर दी। अगर उन्होंने विद इन 10 डेज पेमेंट कर दी है तो अब आप खुद सोचें कि इस 20,000 रुपए का अगर आप 5% कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है 1,000।
ठीक है, यानी कि अगर ये 20,000 रुपए जो इन पर उधार है, जो इन पर कर्ज है, अगर ये 10 दिन के अंदर अंदर इसकी पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, इनको शकील साहब को डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा? 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अब देखें, यही सेम डिस्काउंट जो 1,000 रुपए का डिस्काउंट है, अगर इस डिस्काउंट को मैं सेलर के एस्पेक्ट से देखूं, मैं सेलर की साइड से देखूं, तो नजर क्या आ रहा है कि इसको मैं क्या नाम दूंगा? इसको मैं बोलूंगा सेल्स डिस्काउंट। क्यों बोलूंगा सेल्स डिस्काउंट? क्योंकि ये सेलर की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसने माल बेचा है, तो जब वो माल बेचेगा और बेचने के बाद जब वो पैसे रिसीव करने का टाइम आएगा, अगर विद इन द डिस्काउंट पीरियड वो उस पैसे को रिसीव कर लेगा तो वो उसको बोलेगा सेल्स डिस्काउंट। और इसी डिस्काउंट को, इसी 1,000 रुपए को क्या बोलेगा शकील? क्या बोलेगा? परचेज डिस्काउंट, क्योंकि उसने इस माल को क्या किया था? खरीदा था, और उसकी पेमेंट जिसने उसने जब वो क्रेडिट टाइम के अंदर, क्रेडिट पीरियड के अंदर जो वो क्या कर दी? पेमेंट कर दी उन्होंने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसी डिस्काउंट को, 1,000 रुपए के डिस्काउंट को परचेजर के एस्पेक्ट से देखूं, तो मैं इसको नाम दूंगा परचेज डिस्काउंट का। देखिए, चीज एक ही है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। असल बात यह है कि आप किसकी तरफ से सोचते हुए बात कर रहे हैं, आप किसके एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। अगर आप परचेजर के एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो बेटा ये आपका कहलाएगा परचेज डिस्काउंट। अगर आप सेलर के एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो यही सेम 1,000 रुपए क्या कहलाएगा आपके लिए? सेल्स डिस्काउंट। ये तो गई बात ये कि भाई आपने जो वो डिस्काउंट को कैलकुलेट कैसे करना है, डिस्काउंट यानी परचेज डिस्काउंट और सेल्स डिस्काउंट होता क्या है। अब इसकी बाकायदा हम सीखते हैं रिकॉर्डिंग, और हम ये भी समझेंगे कि इन दोनों अकाउंट्स की नेचर क्या है। ठीक है भाई, तो पहले मैं बात कर रहा हूं किसके हवाले से? भाई परचेजर के हवाले से बात कर रहा हूं। परचेज डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना हम पहले सीखेंगे। अगर आप इसको कैलकुलेट करें, यानी 20,000 रुपए का, देखिए बेटा परसेंटेज को कैलकुलेट करने के कई तरीके। एक तो क्या करें, 20,000 मल्टीप्लाई बाय, अमूमन जो बच्चे जिस तरह छोटे बच्चे हमारे कैलकुलेट करते हैं भाई, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अब आप बड़े हो चुके हैं तो आपने थोड़ा सा अंदाज बदलना है। ठीक है, वो अंदाज कैसे बदलना है मैं बताता हूं अभी आपको। अगर आप 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 ये कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा कितना भाई? क्या आएगा? 1000। डायरेक्टली कैलकुलेटर के बगैर भी कर सकते हैं। ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो यहां से कैंसिल कर दें, कितना बचा? 200 को 5 से मल्टीप्लाई करें 1000 आ जाएगा। दूसरा तरीका मैं आज आपको बता रहा हूं कि देखें, परसेंटेज के लिए लाजमी नहीं कि आप डिवाइडेड बाय 100 भी करें। डायरेक्ट एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगर 5% है, देखिए इस वाले हिस्से को, ये वाला जो हिस्सा है 5 डिवाइडेड बाय 100, इसको अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें या अगर डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप देखें कि ये आपको मिलेगा 0.05, यानी 0.05। ठीक है, यानी 20,000 मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे? इस पूरे फ्रैक्शन को डेसिमल में ले जाएं तो क्या होगा? ये होगा आपका 0.05। तो भी आंसर कितना आएगा आपके पास? 1000 ही आएगा। इसको कैलकुलेटर पे आप लोग चेक भी कर सकते हैं। देखिए आसान सी बात है, अगर 10% होता तो क्या होता? फिर वो होता 0.1। अगर 20% होता तो क्या होता? वो होता 0.2। यानी अल्टीमेट 0 से लेकर और 1 के दरमियान में सारी फिगर्स। अगर आप परसेंटेज की जुबान में बात करते हैं तो फिर वहां पर क्या है? 100 तक जाता है मैक्सिमम। लेकिन अगर आप उसी चीज को डेसिमल में लेकर आएंगे तो वो मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। यानी दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उसको प्रेजेंट करने का, उसको सोचने का फर्क है। बाकी अल्टीमेट देखें रिजल्ट पर, आंसर पर आपके कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो बात हो गई जी कैलकुलेशन के हवाले से कि आप 20,000 रुपए का अगर 5% कैलकुलेट करते हैं तो एक तरीका ये है आपके पास, दूसरा तरीका ये वाला है। अब बाकायदा हम सीखते हैं इसकी रिकॉर्डिंग, कि हमने इसको रिकॉर्ड किस तरह से करना है। तो आइए बात करते हैं रिकॉर्डिंग पर। देखिए भाई, जब आपने माल खरीदा, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी साइड से? शकील की साइड से बात कर रहा हूं। तो आपने शकील की साइड से सोचते हुए ही काम करना है। तो शकील ने तो माल खरीदा था, मैं इसी एंट्री को थोड़ा दोबारा बनाता हूं, पूरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं शुरू से लेकर एंड तक क्या कहानी है। सबसे पहले हुआ क्या कि भाई शकील ने माल खरीदा। जब किससे खरीदा भाई माल? ये खरीदा कामरान से। आपने क्या भाई? परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट कर दिया, कितने से? 20,000 से। अब यहां पर हुआ क्या कि इसकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई। किसकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई? शकील की लायबिलिटी इंक्रीज हुई।
इसका मतलब यह है कि शकील ने कामरान को 20,000 रुपए क्या करने हैं, अदा करने हैं, पेमेंट करनी है 20,000 रुपए की। और कामरान ऑफर कर रहा है शकील को कि भाई ऐसा करो कि ये पैसे मुझे तुम क्या करो 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दो इसकी, तो मैं तुम्हें इस पर 1,000 रुपए क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। 1,000 रुपए का मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। और शकील इंटरेस्टेड भी है इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि भाई इसने डिस्काउंट अवेल किया और पेमेंट कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये पेमेंट पूरी 20,000 करेगा? अगर ये पेमेंट पूरी 20,000 ही करेगा तो फिर डिस्काउंट कैसा? डिस्काउंट के लिए तो मुझे क्या करना होगा कि इस 20,000 रुपए में से कितना हटा दूं, जो डिस्काउंट वाली अमाउंट है वो हटाकर बाकी पैसे उसको पे करूं। तो यकीनन अगर मैंने 20,000 रुपए उसको पे करने हैं तो आउट ऑफ दिस 20,000 मैं क्या करूंगा, उसको 19,000 पे करूंगा, यानी 1,000 रुपए क्या कर दूंगा, हटा दूंगा इसमें से। और यही 1,000 रुपए मेरा क्या कहलाएगा, ये 1,000 रुपए कहलाएगा डिस्काउंट। और इसी डिस्काउंट को शकील के एस्पेक्ट से, शकील के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा ये आपका परचेज डिस्काउंट है, क्योंकि शकील यहां पर परचेजर है और हम इस वक्त जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो शकील की कर रहे हैं। ठीक है भाई। अब सवाल एक और पैदा होता है यहां पर, क्या अगर ये 20,000 रुपए जो इसकी लायबिलिटी है, देखिए मैं बात कर रहा हूं लायबिलिटी पर, अब मैं कैश पर बात नहीं कर रहा, मैं लायबिलिटी अकाउंट की बात कर रहा हूं। हमेशा याद रखें, दो अकाउंट्स होते हैं आपके पास, डेबिट और क्रेडिट पर, दोनों को अलग अलग सोचें। दो अलग अकाउंट्स हैं, दोनों के लिए सोच अलग होगी। आप मुझे इस बात का जवाब दें, रिलैक्स होकर जरा ये बात सोचें कि अगर मैं ये कहूं कि मैंने ये 19,000 रुपए दे दिए, यानी शकील अगर कामरान को ये 19,000 रुपए देता है, तो क्या 19,000 रुपए देने के बाद उस पर कोई लायबिलिटी रहेगी? तो जवाब है नो, कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। जब लायबिलिटी नहीं रहेगी, अमूमन बच्चे गलती क्या करते हैं कि भाई जितनी पेमेंट करनी है, पेमेंट कितनी करनी है इसको, 19,000, लेकिन पैसे असल में देने कितने थे उसको, 20,000 रुपए। देखिए जिस डेट पर ये काम हुआ, जिस डेट पर माल खरीदा गया, उस डेट पर तो नहीं पता था ना कि हम डिस्काउंट अवेल करेंगे या हम डिस्काउंट अवेल नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ हमने प्लान जरूर किया होगा कि भाई हम डिस्काउंट अवेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कैश अवेलेबल नहीं है आपके पास या उसकी कंडीशन को मीट नहीं कर पा रहे आप, तो यकीनन आप पे डिस्काउंट अवेल भी नहीं करना चाहेंगे, राइट। तो अगर आप ये सोचें कि आपकी असल लायबिलिटी कितनी थी, तो आपकी असल लायबिलिटी थी यहां पर 20,000 रुपए। अब आपने क्या ये 20,000 रुपए अदा कर दिए? आपने कहा नहीं, इसमें से 19,000 रुपए हमने अदा किए। अब इस 19,000 रुपए देने के बाद क्या आपके सर पर कोई एक पैसे का भी उधार होगा? तो जवाब है नहीं, कोई उधार नहीं होगा। तो क्या करें, जितनी लायबिलिटी है पूरी की पूरी क्या कर दें, खत्म कर दें, ताकि लायबिलिटी बाकी ना रहे। मैं बता चुका हूं कि वो अकाउंट्स जो क्रेडिट साइड पर इंक्रीज होते हैं, क्रेडिट उनके लिए क्या होता है, प्लस साइन होता है। अगर मैं ये चाहता हूं कि उसको खत्म कर दूं, उस अकाउंट को बिल्कुल अपने अकाउंट से, अपने रिकॉर्ड से हटा दूं, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उस अकाउंट को, अकाउंट क्या है यहां पर, अकाउंट्स पेबल, इस अकाउंट को जिस अमाउंट से ये क्रेडिट साइड पर है उसी अमाउंट से उठाकर पूरा का पूरा क्या कर दूं, डेबिट कर दूं, ताकि ये मुकम्मल तौर पर ये अकाउंट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। यहां पर क्या होगा भाई, जब पेमेंट की बात आएगी, पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, अकाउंट्स पेबल डेबिट कितने से, 20,000 से। ठीक है भाई। अच्छा, अब दूसरी बात समझें, मुझे डिस्काउंट मिला, यानी शकील को डिस्काउंट मिला। कितना डिस्काउंट मिला? आपने कहा भाई 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिला। अब देखिए, परचेज डिस्काउंट की नेचर होती है इनकम। परचेज डिस्काउंट क्या है, इनकम है। जरा सोचे ना शकील की साइड से कि भाई माल तो मिला उसको 20,000 रुपए का, जिसकी कीमत कितनी है, 20,000, लेकिन वो उस माल की पेमेंट कितनी कर रहा है, वो पेमेंट कर रहा है 19,000। तो इसका मतलब ये जो फर्क है 1,000 का, ये हो गया उसको फायदा। तो इस वजह से परचेज डिस्काउंट बिजनेस की, इस वक्त शकील का जो बिजनेस है उसके लिए क्या है, वो उसकी क्या है, इनकम है। तो परचेज डिस्काउंट की नेचर क्या बनी, इनकम बनी। और परचेज डिस्काउंट को जरा सोचें, क्या पहले कोई परचेज डिस्काउंट का अकाउंट था आपके पास, मान लेते नहीं था,
अगर मान लेते हैं कि परचेज डिस्काउंट का कोई अकाउंट नहीं था, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले परचेज डिस्काउंट का जो बैलेंस था वो क्या था, जीरो था, मतलब वो एग्जिस्ट करता ही नहीं था। लेकिन आज अगर इस ट्रांजैक्शन के बाद जब मैंने डिस्काउंट अवेल कर लिया, उसको पेमेंट कर दी, तो इस ट्रांजैक्शन के बाद आप ये कहेंगे कि अब डिस्काउंट कितना है, परचेज डिस्काउंट का अकाउंट कितना है 1000। तो इसका मतलब कोई चीज अगर 0 से 1000 पर जाती है तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब परचेज डिस्काउंट का अकाउंट यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप इसको रिकॉर्ड, परचेज डिस्काउंट क्या है, आपके बिजनेस की इनकम है। तो परचेज डिस्काउंट के इंक्रीज होने का मतलब आपके बिजनेस की इनकम इंक्रीज हो रही है। तो अगर इनकम इंक्रीज होती है तो अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल आपने क्या करना है, उसको क्रेडिट पर रिकॉर्ड करना है। तो यहां क्या हो जाएगा भाई, परचेज डिस्काउंट क्रेडिट कर दिया आपने कितने से बेटा, 1000 से। अब आती है बारी पैसों की। आपने पैसे कितने अदा किए हैं, आपने पैसे अदा किए हैं उसको 19,000। तो आप यहां पर कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे कितने से, 19,000 से। तो अल्टीमेट आप ये देखें कि जितना डेबिट पर है, जितना अमाउंट कहां पर है, डेबिट पर, उतना ही अमाउंट कहां नजर आ रहा है आपको, क्रेडिट साइड पे। देखें क्रेडिट पर जो भी है, क्रेडिट क्या होगा, प्लस, डेबिट भी क्या होगा, प्लस, डेबिट क्रेडिट क्या होगा, माइनस। आती है बात समझ। अगर एक अमाउंट डेबिट पर है, दूसरी अमाउंट क्रेडिट पर है, सेम अकाउंट अगर होगा तो क्या होगा, माइनस। लेकिन अगर मैं क्रेडिट देखूं, दोनों क्रेडिट को देखूं, तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अल्टीमेट टोटल जो क्रेडिट है मेरा, जो क्रेडिट का सम है वो कितना है, 20,000, और जो डेबिट है वो भी कितना है, 20,000। तो इसका मतलब जितना डेबिट पर होगा उतना ही कहां पर होना चाहिए, क्रेडिट साइड पर होना चाहिए। अमूमन बच्चे जब वो रट्टा लगाते हैं इस बात का, क्या करते हैं भाई, अकाउंट पेबल जितना था उसको डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया, बैलेंसिंग फिगर ले ली, इसका डिफरेंस ले लिया आपने। अब डिफरेंस लेकर आप एंट्री तो बनाते हैं लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलता उसका। तो यहां कॉन्सेप्ट क्या है कि चूंकि परचेज डिस्काउंट आपके बिजनेस का इनकम अकाउंट है, और इनकम यहां आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इनकम जब इंक्रीज होती है तो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पे। इस वजह से परचेज डिस्काउंट का अकाउंट यहां पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है भाई। इसी बात को अगर मैं देखूं किसके एतबार से, अगर मैं देखूं कामरान के एतबार से, तो कामरान ने, यहां देखें जब कामरान ने माल बेचा था तो इसने, ये तो किसकी एंट्री है, शकील की, उसने परचेज डेबिट अकाउंट्स पेबल किया था। उसी वक्त कामरान ने क्या किया होगा, कामरान ने इसको किया होगा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कितने से, 20,000 से। अब अगर मैं इसके एस्पेक्ट से बात करूं तो यहां बात थोड़ी सी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहां बात डिफरेंट कैसे होगी कि यहां पर देखिए शकील ने पैसे दिए, शकील ने पैसे दिए, किसको दिए, कामरान को। अब शकील की साइड से सोचूं तो बोलूंगा भाई पैसे दिए, इसके बाद से पैसे कम हो गए। लेकिन अगर मैं कामरान की साइड से सोचूं तो कामरान को तो पैसे मिल रहे हैं, कामरान को पैसे मिले तो मतलब कामरान का कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहां पर कामरान को पैसे मिले, कितने मिले, 19,000, जितने उसने दिए उतने इसको मिले। तो कामरान की साइड से सोचते हुए अगर मैं काम करूंगा तो बात डिफरेंट होगी। अब सवाल यह है कि आप काम किसकी साइड से कर रहे हैं। आपने ऐसा नहीं करना कि शकील की साइड से भी काम करके दिखाएं, कामरान की साइड से भी काम करके दिखाएं, नहीं। एग्जामिनर पेपर में जो मांगेगा, जिस बिजनेस की ट्रांजैक्शन देगा, अगर उसने शकील की ट्रांजैक्शन दी है तो आप सिर्फ शकील की साइड से सोचते हुए काम करेंगे, कामरान की साइड से नहीं सोचना है आपने। क्योंकि अगर आपने कामरान की साइड से सोचा तो अकाउंटिंग वहीं से गलत, सारी रिकॉर्डिंग वहीं से गलत हो जाएगी। इसी तरीके से जब उसने कामरान की बात की है तो कामरान के एस्पेक्ट से सोचते हुए काम करना है। तो अगर आपने वहां शकील की साइड से सोचा तो भी गलत। तो इस वक्त कामरान की बात कर रहे हैं, जब कामरान ने माल बेचा। मैं आपको दोनों बातें एक ही साथ इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप दोनों में फर्क कर सकें, दोनों को अलग अलग समझ सकें, राइट। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होगा कि आपको दोनों बातें एक ही क्वेश्चन में दे दी जाएंगी, नहीं। अच्छा भाई, कामरान ने क्या किया, माल बेचा तो उसने रिकॉर्ड किया अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब पैसे रिसीव किए कामरान ने, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा कैश। कैश को क्या करेगा भाई, डेबिट करेगा, कौन,
कामरान डेबिट करेगा, कितने से डेबिट करेगा? 19,000 रुपए से डेबिट करेगा। अब जरा देखें, समझें यहां पर बात को। ये जो डिस्काउंट था 1,000 रुपए, ये डिस्काउंट शकील के एस्पेक्ट से, शकील की तरफ से सोचते हुए हमने जब काम किया तो ये शकील के लिए क्या था? परचेज डिस्काउंट, और उसको क्या हो रहा था? फायदा। तो ये उसकी क्या थी? इनकम। लेकिन जरा यहां पर देखें कामरान क्या कर रहा है? कामरान तो ये पैसे छोड़ रहा है। इसका राइट कितने पैसे के ऊपर बनता था? इसने कितना पैसा रिसीव करना था? तो इसने रिसीव करना था 20,000, लेकिन ये क्या कर रहा है? 1,000 रुपए छोड़ रहा है। तो इसके लिए तो ये 1,000 रुपए क्या हो गया? नुकसान। तो इसी वजह से क्या बोलेगा ये? इस 1,000 रुपए को बोलेगा डिस्काउंट तो है ये, लेकिन इसको क्या बोलेगा कि ये मेरा एक्सपेंस है। और किस नाम से लिखेगा इसको? क्योंकि ये सेलर है तो ये लिखेगा इसको सेल्स डिस्काउंट। आ गई बात समझ? तो ये सेल्स डिस्काउंट की नेचर है एक्सपेंस। सेलर की साइड से सोचेंगे, सेलर के लिए यही डिस्काउंट एक्सपेंस है, और जो वो परचेजर जो है, बायर जो है, उसके एस्पेक्ट से यही डिस्काउंट क्या है? इनकम। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? कामरान की। कामरान कौन है? सेलर। सेलर ये डिस्काउंट क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है। अच्छा, अलाउ से एक और बात याद आ गई कि आप इस डिस्काउंट को, सेल डिस्काउंट को डिस्काउंट अलाउड भी कहते हैं, क्योंकि देखिए ना, डिस्काउंट अलाउ कौन करेगा? सेलर अलाउ करेगा। और परचेजर के एस्पेक्ट से इसको डिस्काउंट रिसीव्ड भी कहते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव्ड कहे या परचेज डिस्काउंट कहें, एक ही बात है। इसी तरीके से आप डिस्काउंट अलाउड कहें या सेल्स डिस्काउंट कहें, एक ही बात है। ठीक है भाई, तो यहां पर मैं क्या करूंगा? सेल्स डिस्काउंट रिकॉर्ड करूंगा। और मैंने आपसे ये कहा कि सेल्स डिस्काउंट आपके बिजनेस का एक्सपेंस है। एक्सपेंस कैसे? मैंने यहां पर वजाहत कर दी। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई? एक्सपेंस आपके बिजनेस का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, राइट। इंक्रीज किस साइड पर किया करेंगे हम इसको? तो डेबिट साइड पर इंक्रीज करेंगे। तो एंट्री जो आप पास करेंगे वो करेंगे यहां पर, मतलब सेल्स डिस्काउंट को जो रिकॉर्ड करेंगे वो डेबिट पर रिकॉर्ड करेंगे। कितना रिकॉर्ड करेंगे भाई? 1,000 रुपए। तो जरा देखिए पैसे कितने आए इसके पास, शकील के पास कितने पैसे आए? 19,000। ये उतने ही पैसे होंगे जो कामरान ने उसको, क्या सॉरी उल्टा, मैंने कैश जो आया किसके पास? कामरान के पास। जितना कैश आया शकील ने उतना ही पे किया है ना उसको। यानी इस तरह भी बोल सकता हूं कि भाई शकील ने जितना पे किया है उतना ही कैश इसने क्या किया? रिसीव किया। जितना ये परचेज डिस्काउंट रिकॉर्ड कर रहा है ये उतना ही डिस्काउंट रिकॉर्ड कर रहा है। यहां पर इसने क्या किया? अपनी लायबिलिटी खत्म कर दी। ये क्या करेगा? ये अपना एसेट, कौन सा वाला? अकाउंट रिसीवेबल खत्म कर देगा। मतलब के शकील ने अपना अकाउंट पेबल खत्म कर दिया पूरे 20,000 से। इसी तरीके से ये भी क्या करेगा? अपना अकाउंट रिसीवेबल पूरे 20,000 से क्या कर देगा? खत्म कर देगा। जो इस बात की दलील होगी कि भाई मैंने शकील से अब कोई पैसा नहीं लेना, और शकील ने जो अपनी लायबिलिटी खत्म कर दी वो इस बात की दलील है कि मैंने अब कामरान को कोई पेमेंट नहीं करनी। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां कैश हो जाएगा बेटा क्रेडिट। कितने से हो जाएगा क्रेडिट? ये हो जाएगा 20,000 से। तो इस तरीके से आज हमने ये डिस्कस किया कि भाई किस तरह से आप परचेज डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे और किस तरह से आप सेल्स डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे। और साथ साथ मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि अमाउंट किस तरह कैलकुलेट की जाएगी। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि इस परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट को जरूर समझें। ये आगे जाकर आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स में भी बहुत सारी कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। अमूमन बच्चे कहते हैं कि भाई स्टेप्स फॉलो करना चाहिए और यूं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। देखें ये मैट्रिक तक तो अच्छी लगती हैं ये बातें, ठीक है भाई, ये स्टेप के मार्क्स होते हैं, इसके मार्क्स होते हैं, उसके मार्क्स होते हैं। यहां पर आपने टाइम बचाना है, ठीक है। जो कैलकुलेशंस हैं आपकी, आप उसको शॉर्ट करें, इससे कोई मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। रिक्वायरमेंट क्या होगी एग्जाम में आपके पास कि भाई आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है, आप लगे पड़े कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, जरूरत नहीं है। वहां आप शॉर्ट से शॉर्ट रास्ता अख्तियार करें ताकि आप कैलकुलेशन जो वो कम से कम वक्त में करें और ज्यादा टाइम आप उसको दें जो आपकी मेन रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।